कैसे इंसान जो हंटर की तरह थे वो वेल सिटीजन बनना शुरू हो गए। कैसे इंसान जिनको फार्मिंग का कुछ भी पता नहीं था और वो हाई यील्ड वेराइटीज इन्वेंट करना शुरू हो गए। कैसे जिन इंसानों को सिर्फ स्टोन टूल्स बनाना आते थे वो हेवी मशीन्स बनाना शुरू होने लगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की। कैसे इन दो रेवोल्यूशंस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं कि कैसे इन दो रेवोल्यूशंस ने इस पूरी वर्ल्ड को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली उमरानी आपके साथ। आइए आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब इन रेवोल्यूशंस की बात करें, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की, तो ये साइकिल के दो पहिए हैं। पहले एक आता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो ये रेवोल्यूशंस भी ऐसे आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस 4 हैं और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस भी 4। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। उनमें पहली आती है फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब अगर फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात करें तो ये तकरीबन 15,000 BC से 10,000 BC के बीच में हुई। इसमें 3 तरह के इराज पाए जाते हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक एरा, उसके बाद मीजोलिथिक एरा और फिर नियोलिथिक एरा। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज है लिथिक, लिथिक की माना है कि ऐसी चीजें जो स्टोन से बनाई जाए। तो अगर पैलियोलिथिक की बात करें तो मींस ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक की बात करें तो मिडिल स्टोन एज। नियोलिथिक की बात करें तो न्यू स्टोन एज। अब अगर पैलियोलिथिक एरा की बात करें तो इसमें स्टोन टूल्स में लाइक एक्स जो था, कुल्हाड़ा, वो बहुत कॉमन था। ये एनिमल्स को हंट करते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, सीड्स, नट्स एटसेट्रा इनको खाते थे। ये गैदरिंग बहुत करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे, इसलिए इनको नोमैडिक कहा जाता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पर इन खानों की तलाश में बहुत जाया करते थे, इसीलिए इनको हंटर गैदरर कहा जाता है। उसके बाद आता है मीजोलिथिक एरा। अब मीजोलिथिक एरा की बात करें तो ये भी पैलियोलिथिक एरा से बहुत ही सिमिलर है, पर इसमें एक चेंज ये हुई कि इस दौर में बोज एंड एरोज स्टोन में से बनाए गए। ये भी एनिमल्स को हंट करते थे, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, फ्रूट्स, नट्स इनको खाते थे। ये भी खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, इसीलिए इनको भी हंटर गैदरर कहा जाता है। अब जहाँ तक फार्मिंग का इनको कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही नियोलिथिक एरा शुरू हुआ तो इनका फार्मिंग का भी पता चला। इन्होंने पहली दफा बार्ले, वीट, राइस और मेज उगाना शुरू कर दिए और इन्होंने पहली दफा ऐसे टूल्स बनाए जो फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। याद रहे यहाँ पर भी वो टूल्स स्टोन से ही बनाए गए थे। इन्होंने पहली दफा एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। अब ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते थे, अब ये वेल सेटल्ड हो गए थे, नोमैडिक से वेल सेटल्ड हो गए थे। अब उसके बाद आती है सेकंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये 17th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में शुरू हुई। इसमें खास तौर पर एनिमल्स का यूज किया जाता था। इस रेवोल्यूशन में जो खास चीजें थी उनमें नॉरफॉक 4 कोर्स रोटेशन आती है। अब अगर आप इसे क्रॉप रोटेशन कहें तो वो भी ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि इंसानों को ये पता नहीं था कि अगर हम एक क्रॉप उगा रहे हैं तो उसी जमीन पर हम दूसरी क्रॉप उगा नहीं सकते। जैसे मैं गंदम उगा रहा हूँ तो उसके उगाने के लिए मुझे 3 से 5 मंथ चाहिए। जैसे ही मैंने वो उगा ली तो मुझे फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा जैसे ही वीट का सीजन आए और मैं उसे उगाऊं। तो ये नॉरफॉक 4 कोर्स रोटेशन कहती है कि आप एक ही साल में एक ही जमीन पर अलग अलग किस्मों की क्रॉप्स उगा सकते हैं। जैसे कि इस नॉरफॉक 4 कोर्स रोटेशन में बताया गया है कि आप एक साल में टर्निप्स, क्लोवर, बार्ले और वीट उगा सकते हैं। वो कैसे? अगर हम अर्ली समर में टर्निप उगाएं तो वो 2 से 3 मंथ लेते हैं उगने के लिए। उसके बाद जब वो पूरे हो जाए तो हम क्लोवर उगाएं उसकी जगह पर लेट समर में, वो भी 2 से 3 मंथ लेते हैं उगने के लिए। उसके बाद हम बार्ले और वीट उगाएं
विंटर में इंटरक्रॉपिंग की मदद से। इंटरक्रॉपिंग ये है कि आप एक ही टाइम पर एक ही जमीन पर दो किस्मों के फसल उगाए। उसके बाद इंसानों को सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पता चला। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक मुर्गी और मुर्गा है, उसकी आप ब्रीडिंग कराएं तो मान लीजिए कि उनके 3 बच्चे होते हैं। तो अगर उनमें से एक उनके बच्चे ने उनकी ट्रेड्स की वजह से थोड़े से अंडे बड़े देना शुरू कर दिए, तो उस मुर्गी को उठाए और उस मुर्गे के साथ उसकी ब्रीडिंग कराएं, तो वो फिर से जो बच्चे देंगी उनकी ट्रेड्स की वजह से उनके जो अंडे हैं वो बड़े होंगे। पर अगर उनमें भी किसी एक बच्चे के अंडे उन 2 मुर्गियों के निस्बत में बड़े हैं, तो फिर से उसको उठाए और उसकी ब्रीडिंग कराए उस मुर्गे के साथ। तो इस सिस्टम को आप तब तक रिपीट करते जाएं जब तक आपको बड़े से बड़े अंडे नहीं मिल जाते। इस सिस्टम को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिस्टम कहते हैं। मैकेनाइजेशन विद टूल्स। अब इसमें क्या किया गया कि सीड की ड्रिलिंग हुई। सीड की ड्रिलिंग विद एक्यूरेट गैप और डेप्थ के साथ। एनिमल ड्रान पिलोज इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए, जो कि इक्विप्ड होते थे मेटल बिलेट्स के साथ, जो सॉइल को टिल करने में मदद करते थे। याद रहे कि इससे पहले हैंड हेल्ड पिलोज होते थे जो इंसान खुद इस्तेमाल करते थे। रीपर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि क्रॉप्स को काटते थे और उनको जमा करने में मदद करते थे। थ्रेशिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि ग्रेन्स को और हार्वेस्टेड क्रॉप्स को सेपरेट करती थी। याद रहे कि इससे पहले इंसान खुद ही बीट और ट्रैम्पल करते थे थ्रेशिंग के लिए। अब इसके बहुत अच्छे असरात हुए, जैसे कि सरप्लस ग्रोथ आई मार्केट में, कमर्शियल और एग्रीकल्चर फार्मिंग यहाँ से शुरू हुई, और जो रूरल एरियाज थे जो बंजर पड़े थे उन पर अब फार्मिंग करना शुरू हो गए। अब उसके बाद आती है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन में आई। इसकी निराली बात यह है कि अब इंसान और जानवरों की जगह पर मशीनें काम करने लग गई। पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या गधा गाड़ी होती थी, अब मशीन गाड़ी आने लग गई। पहले इसे एग्रीकल्चरल एरा कहा जाता था, पर अब इसे इंडस्ट्रियल एरा कहा जाने लगा। स्टीम इंजन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। पहले रेलवे नहीं था, अब रेलवे वजूद में आ गई और एक बड़ा सा नेटवर्क बिछाया गया रेलवे का, जो कि दूर दराज एरियाज में भी रेलवे की सहूलत मुयस्सर करती थी। इसी रेवोल्यूशन में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कोल माइनिंग, आयरन प्रोडक्शन, स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इसके बाद है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में यूरोप एंड यूएस में देखी गई। अब इसकी निराली बात यह है कि स्टीम इंजन्स को इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट किया गया था। अब जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रिसिटी में होगा। इसी दौर में स्टील प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा तरक्की आई। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी इसी दौर में आगे बढ़ी। जैसे ही टेलीफोन, टेलीग्राम और रेडियो इन्वेंट हुए, तो किसी भी कोने में मैसेजेस पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया। इसी रेवोल्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत तरक्की आई। जैसे ही इंटरनल कंबस्शन इंजन इन्वेंट हुआ, तो एयर ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में भी बहुत ज्यादा तरक्की आई और रेलवे का नेटवर्क बहुत मजीद बढ़ाया गया। इसी दौर में ऑयल इंडस्ट्री में भी एक्सपेंशन देखी गई। इसी दौर में पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी तरक्की देखी गई। जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया, वैसे ही एफिशिएंसी और यील्ड ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी भी बढ़ने लगी। इसी दौर में केमिकल इंडस्ट्रीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन्होंने केमिकल डाइज, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल्स बनाना शुरू कर दिए। अब इसके बाद आती है थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि मिड 20th सेंचुरी यूरोप में देखी गई। जैसे कि आपने देखा कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंसानों और जानवरों की जगह पर मशीन्स होने लग गई, वैसे ही इस थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में इंसानों और जानवरों की जगह पर मशीन्स यूज होने लग गई। जैसे कि ट्रैक्टर्स आ गए। अब ट्रैक्टर्स एक मल्टी फंक्शनल मशीन है, जो कि प्लोइंग, टिलिंग, प्लांटिंग, कल्टीवेटिंग और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है कंबाइंड हार्वेस्टर्स। कंबाइंड हार्वेस्टर्स एक ऐसी मशीन्स हैं जो कि मल्टीपल फंक्शंस को एक फंक्शन में कन्वर्ट करती हैं, जैसे कि कटिंग, थ्रेशिंग और क्लीनिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स। उसके बाद आती है पिलोज एंड टिलेज इक्विपमेंट्स। ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि सॉइल को डीपली ब्रेक करते हैं
और उसको लूज करते हैं बीज बोने के लिए। उसके बाद सीडर्स और प्लांटर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए जो कि एक्यूरेट गैप के साथ बीज बोने के लिए यूज होते हैं। इसी रेवोल्यूशन में इरिगेशन टेक्निक्स में भी बेहतरी आने लगी, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन भी इसी दौर में आई, जिसमें शावर किया जाता है क्रॉप्स पर। दूसरे नंबर पर ड्रिप इरिगेशन आती है। इसमें एक नेटवर्क बिछाया जाता है ट्यूब्स और पाइप्स का, जो कि प्लांट की बेस तक पानी पहुंचाता है। इसी ड्रिप इरिगेशन की वजह से पानी 30 से 50% बचता है। इस ड्रिप इरिगेशन का एक फायदा ये भी है कि जैसे पानी प्लांट की बेस तक पहुंचता है तो जो जमीन है वो ज्यादा भीगती नहीं है, इसीलिए जो वीट की ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाती है और जो हर्बिसाइड्स की नीड है वो भी कम हो जाती है। तीसरा है लेजर लैंड लेवलिंग। ये ऐसे लेजर्स हैं जो जमीन को सीधा करने में मदद करते हैं। इसका फायदा ये है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होती है, पानी का बहना कम हो जाता है और वाटर की वेस्टेज भी कम हो जाती है और क्रॉप की यील्ड भी बढ़ती है। अब इस थर्ड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की एक खास बात ये भी है कि इसी दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखी गई। ग्रीन रेवोल्यूशन में नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने मेक्सिको में एक स्टडी कंडक्ट की। उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ व्हीट इन्वेंट किए जो कि डिजीज रेजिस्टेंस थे। अब याद रहे कि उस टाइम पर करोड़ों इंसान भूख में मर रहे थे। उस टाइम पर इंडिया में कर्जसाली थी और इस हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स ने मेक्सिको की सारी जरूरियात को पूरा किया और वो इतना उनके पास फीड आ गई थी कि उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान पाकिस्तान में भी इस ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया और कुछ ही सालों में 79% ऑफ व्हीट को इंक्रीज किया। तो आप जान सकते हैं कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने कितना वर्ल्ड को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया था। और इसी के चलते 1970 में इस नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज दिया गया इतनी जानें बचाने के लिए। तीसरी है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि लेट 20th सेंचुरी में यूरोप एंड यूएस में देखी गई। अब इसे डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जाए तो ये भी गलत नहीं, क्योंकि इसी दौर में इंटरनेट, कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन देखे गए। इसकी खास बात ये भी है कि कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उरूज पर गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा यूज था। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब भी इसी दौर में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसने इंडस्ट्री को बहुत आगे पहुंचाया। इसी दौर में ई कॉमर्स और डिजिटल बिजनेस भी स्टार्ट किया गया। डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज भी इसी दौर में हुई और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि एक बड़ी चीज है वो भी इसी दौर में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आती है फोर्थ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ये लेट 20th सेंचुरी से प्रेजेंट तक मौजूद है। इसमें भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया जो कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखी गई थी। इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं क्रॉप की यील्ड को, अपने खर्चे को मिनिमाइज करते हैं और एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी मिनिमाइज करते हैं। ड्रोन्स और सेंसर्स भी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए गए। सॉइल कंडीशंस, क्रॉप हेल्थ और वेदर पैटर्न्स पर ज्यादा स्टडी की गई। अब उसके बाद आती है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और पर्सनलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग देखी गई। अब ये चीजें आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ भी जोड़ दें तो उनमें भी ये तरक्कियां आती गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर एक कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।